नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास शुरू करने से पहले दो इन्फॉर्मेशन आपके लिए। पिछली क्लास में मैंने इलाहाबाद की संधि 1865 को बता दी थी कि इलाहाबाद की संधि 1865 में हुई थी। वो मिसप्रिंट की वजह से हुआ था। दरअसल वो 1765 ईस्वी में हुई थी। दूसरी सूचना ये है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हिंदी में होनी चाहिए या इंग्लिश में होनी चाहिए। देखिए, मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो भी शब्दावली है उसको इंग्लिश में भी प्रोनाउंस करूँ और हिंदी में भी बोलूँ, ठीक है, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें बराबर रूप से ये क्लासेस उपयोगी हो सकें। ये मेरी पूरी कोशिश है। आप क्लासेस को ध्यान से सुनिए। कहीं भी हिंदी या इंग्लिश को लेकर भेदभाव नहीं किया गया है। सभी टर्मिनोलॉजी को, शब्दावलियों को दोनों भाषाओं में प्रयोग किया जाएगा, बोला जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। तो इन्हीं सूचनाओं के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने संविधान को समझा था और उसके बाद किस किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया, उसके बाद क्राउन का शासन आया, उसमें ऐसे कौन कौन से एक्ट आए जिनका प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा। तो संविधान बनाने के लिए बात ये आई कि यार एक संविधान सभा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भारतीय शामिल हों, और वो संविधान सभा में जब भारतीय शामिल होंगे तो ऐसा संविधान बनेगा जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया होगा। देखिए, अगर आप अपनी कंट्री के लिए कोई लॉ बना रहे हैं तो आप ही अपनी कंट्री को अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे, उसकी समस्याओं को अच्छे से जानते होंगे और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी जानते होंगे। तो आप ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जानते हैं साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि वो हमारे लिए लॉ बनाने आ रहे हैं, 1919 एक्ट को चेक करने आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं है। जब एक भी भारतीय शामिल नहीं है तो जो भारत की समस्या है उसको कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो ऐसी मांग उठने लगी कि यार देखो, भारत की संविधान सभा होनी चाहिए और भारत के लोग ही भारत का संविधान तैयार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस संदर्भ में 1895 में तिलक जी ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग को उठाया। लेकिन ये जो मांग थी अनौपचारिक मांग थी और व्यक्तिगत मांग थी। देखिए, तिलक जी का और अरबिंदो घोष जी का स्वराज का कंसेप्ट आप जानते हैं। तिलक जी का जो स्वराज है थोड़ा सा संकीर्ण है एज़ कम्पेयर टू अरविंदो घोष जी। तिलक जी का जो स्वराज है वो डोमिनियन के हिसाब से मांगते हैं, लेकिन अरविंदो घोष जी पूर्ण स्वराज की बात करते हैं। पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बात और ध्यान में रखिए, आप एक कंसेप्ट आपको और ध्यान रखिए। देखिए, धर्म जो है वो कैसे सोसाइटी में अपना रोल अदा करता है। आप जानते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास एक दर्शन हमारे सामने निकल कर आ रहा है, अद्वैत वेदांत, और इसको देने वाले दर्शनकर्ता थे वो थे शंकराचार्य जी। बहुत ही फिनोमिनल व्यक्ति। 31-32 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा दर्शन दे दिया कि आज भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े मर्मज्ञ इसको अभी भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो इसमें इन्होंने ये बात कर दी कि जो दुनिया है, मतलब ये जो जगत है, ये मिथ्या है, ये झूठा है। अब इन्होंने अपने समझाने के लिए ऐसा बोला कि यार अगर तुम इस दुनियादारी के चक्कर से निकल जाओ और अपने उद्धार पर बात करो तो तुम खुद का उद्धार करोगे ही करोगे, साथ में समाज का उद्धार होगा। कहने का मतलब ये था। लेकिन जो बाद में प्रचार होती हुई चीज़ें चली जाती हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, तो लोग उसको अपने अपने तरीके से समझ लेते हैं। जैसे शंकराचार्य जी ने अहम ब्रह्मास्मि की बात की कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और उस पर लगातार कार्य करो। ठीक है, और इस जो माया मोह के चक्कर से छूटो और अपने उद्धार का प्रयास करो। जब तुम्हारा उद्धार होगा तो समाज का उद्धार होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि देखो भैया, मैं ही सब कुछ हूँ। जब मैं ही सब कुछ हूँ तो इन्होंने अपने आप को काटना शुरू कर दिया, जिससे जो समाज में विघटन होना शुरू हो गया। तो उसके बाद धीरे धीरे जो इस चीज़ को फॉलोअर्स बढ़ते गए तो उसने कहा यार, जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो जब ये भावना आपके अंदर आ जाएगी तो सोसाइटी में आप देखिए किस तरीके से जो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि यार अद्वैत वेदांत का प्रभाव इस तरीके से पड़ रहा है और वहीं वेस्ट में ऐसी फिलॉसफी चल रही है कि इस दुनिया को सत्य माना गया, और जब इस दुनिया को सत्य माना जाएगा तो आप इस दुनिया की अच्छाई के लिए कार्य करेंगे। वेस्ट में फिलॉसफी ऐसी चल रही है उनके धर्म में कि दुनिया सत्य है, ये जगत सत्य है, और जगत जब सत्य है तो आप इसके अच्छाई के लिए कार्य करेंगे। लेकिन इसमें माना जा रहा है दुनिया मिथ्या है। इसको लोगों ने ऐसा ट्रांसलेट किया कि इससे कोई मतलब ही नहीं है, ख़त्म करो इसको। तो दुनिया के अच्छाई के लिए कार्य किया नहीं जा रहा है भारत में। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से धर्म दोनों अलग अलग प्रभाव निभा रहा है। उसके बाद गांधी जी आते हैं, घोष जी रहते हैं, विवेकानंद जी रहते हैं। ये नव्य वेदांत का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, नव्य वेदांत का। अब नव्य वेदांत में कहा गया है कि हम अद्वैत वेदांत की कुछ बातों को ग्रहण करेंगे, लेकिन इसमें जो जगत को मिथ्या माना गया था उसको हम जगत को सच मानेंगे कि ये जगत सच है। ठीक है, पारलौकिक के स्थान पर अलौकिक जगत की बात होगी और इसकी अच्छाई के लिए कार्य किया जाएगा। जब इसकी अच्छाई के लिए कार्य किया जाएगा तो जो लोग सोए हुए थे
अब जगेंगे। उसके बाद इन लोगों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेंगे। भाई आप बताइए, स्वतंत्रता संग्राम को अगर आपको सफल बनाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भीड़ चाहिए, आपको शक्तिशाली लोग चाहिए। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि को गलत तरीके से मानने वाले यही समझेंगे यार हम ही ब्रह्म हैं, काम खत्म करो। ठीक है, तो इसलिए नव्य वेदांत का कॉन्सेप्ट आता है। तो अरविंदो घोष जी का ये जो पूरा कंसेप्ट था नव्य वेदांत का, इसमें एक तो ये भारत की स्वतंत्रता चाहते ही थे, लेकिन जो अन्य समाज है उसमें भी जो मनुष्य जकड़ा हुआ है उसकी भी स्वतंत्रता चाहते थे। कामायनी में एक बात आई है नव्य वेदांत को, कामायनी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ठीक है, मतलब आपको खुद को सुखी नहीं करना है, आपको भारत को सुखी नहीं करना है, आपका जो सोचने का नज़रिया होना चाहिए वो पूरा विश्व होना चाहिए। वन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ये अरविंदो घोष जी का समझने का नज़रिया था। तो थोड़ी सी बात अरविंदो घोष जी की फिलॉसफी पर हुई। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में, गांधी जी का कौन सा पत्र है, यंग इंडिया, आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा की मांग को दक्षिण अफ्रीका की भांति होना चाहिए ऐसा उठाया। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह से वहाँ काम हो रहा था उस तरह से हमारे भारत में भी संविधान सभा होनी चाहिए। उसके बाद स्वराज पार्टी जो कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी है, उसके संस्थापक थे चितरंजन दास जी। इसमें गलत लिखा हुआ है, आप याद करेंगे चितरंजन दास जी, और उसके जो सेक्रेटरी थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे। इन्होंने भी अंग्रेजी शासन के समक्ष मांग रखी कि भाई हमारे भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा हमें दे दो। लेकिन बाद में उन लोग नहीं माने, और लॉर्ड बर्किनहेड जो समय का सचिव था उसने कहा कि मोतीलाल नेहरू जी, अगर आपके भीतर ये दमखम है कि आप भारत के लिए संविधान बना सकते हैं और इतने लोगों को जो अलग अलग विभेद हैं, जो अलग अलग विचार हैं, उनको साथ ला सकते हैं, तो आप बना के दिखा दीजिए। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने अपना जो नेहरू रिपोर्ट है वो सौंपा, जिसमें फंडामेंटल अधिकारों की बात की गई, मूल अधिकारों की बात की गई, और एक ऐसा संविधान देने की कोशिश की गई जिसमें हर विचारों को अपना अपना स्थान मिल पाए। क्लियर। उसके बाद 1929 में लाहौर सेशन होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती है। पूर्ण स्वराज, अब भैया हमें डोमिनियन कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1930 में रावी नदी के तट पर जाते हैं और अब भारत का झंडा लगाते हैं और वहाँ पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं, और उस दिवस को 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाना चालू कर देते हैं। क्लियर। उसके बाद 1931 में कराची सेशन होता है। 1931 में कराची सेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल जी। ये सब आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, वल्लभ भाई पटेल जी। इसमें पहली बार मूल अधिकारों की बात की गई, जिसमें 19 तरह के अधिकार की बात की गई। इसका जो ड्राफ्ट है वो किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो आपको ये सब बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है, किस किस तरीके से भारत की संविधान सभा की मांग उठी, मूल अधिकारों की मांग किस किस तरह से उठ रही है। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय जी द्वारा, जो सीपीआई पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पहली बार एक ऑफिशियल मांग, एक औपचारिक मांग उठाई। तो आपको ध्यान में रखना होगा एम.एन. रॉय जी को, क्योंकि इन्होंने ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग उठाई। उसके बाद 1935 में भी इस चीज़ का प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर पड़ा, और 1938 में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा योजना बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, संविधान सभा होगी, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बनेगी, समान वयस्क मताधिकार पर ये संविधान सभा बननी चाहिए। क्लियर। उसके बाद आप जानते हैं 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो जाता है, और समय का गवर्नर जनरल कौन होता है? लिन लिथगो। ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है और पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए ये सब। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम गवर्नर जनरल होता है लिन लिथगो, और इसने बिना परमिशन के भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके वजह से जो 1937 में जो चुनाव हुआ था और जो लोग चुन के आए थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इस बात को आप जानते होंगे। क्लियर। उसके बाद जब देखा गया कि भारत इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनना शुरू हुआ। जो उसके मित्र राष्ट्र थे उसने दबाव बनाना शुरू किया, यार अगर भारत को शामिल नहीं करोगे तो जो सैन्य बल है वो कैसे व्यवस्था हो पाएगी। क्योंकि उन्होंने देखा था 1915 वाले, अर्थात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में देखा था कि किस तरीके से भारतीयों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए किस तरीके से युद्ध जीतने में मदद की थी। तो वो जानते थे कि भारत का सहयोग अपेक्षित है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए ब्रिटेन पर दबाव बनाया गया। तो ब्रिटेन भी यहाँ की मांग स्वीकारने के लिए थोड़ा सा बाधित हुआ, लेकिन उसने ये कहा 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और पहली बार अंग्रेज़ों ने संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकृति प्रदान की। तो आपसे पहले पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम सबसे पहले कब
संविधान सभा की मांग को स्वीकृति प्रदान की, तो आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिख के आ जाएगा, तो उसको आप काट देंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन में भी यही बात की गई, ठीक है। वर्ल्ड वॉर सेकंड की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन लोग अड़े थे कि हमें अभी तत्काल दीजिए, संविधान सभा का जो प्रावधान हमें अभी तत्काल दीजिए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, बीच में वेबल प्लान आता है, राजगोपालाचारी प्लान आता है, उस पर हम लोग को जाना नहीं क्योंकि वो मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड जो खत्म हो गया था। अच्छा, वर्ल्ड वॉर सेकंड के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाता है तो पीएम चुन के आते हैं क्लीमेंट एटली, और इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें 3 मेंबर थे। आपको ध्यान में रखना होगा, स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। तो आप इसको LAC से याद कर सकते हैं, ठीक है। LAC से लॉरेंस हो जाएगा, A से अलेक्जेंडर हो जाएगा, C से क्रिप्स हो जाएगा। तो आपको LAC से याद करना होगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसी के तहत भारतीय संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ तथा इसका गठन नवंबर 1946 को हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का चुनाव किस एक्ट के आधार पर हुआ या किस मिशन के आधार पर हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए कैबिनेट मिशन 1946। और इसके 3 मेंबर कौन कौन से थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, जिसे आप लोग LAC कोड से याद करेंगे। नेहरू जी ने जो वकालत 1938 में की थी कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर होना चाहिए, वो सपना साकार नहीं हो पाता है। उनके सदस्यों का चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। और ये प्रणाली क्या होती है, इसको हम लोगों को प्रेसिडेंट चैप्टर में समझना है। क्लियर? तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी और आंशिक रूप से देशी रियासतों द्वारा नामित थी। अब देखिए संविधान सभा में लोग कैसे थे। संविधान सभा में वो लोग बैठते थे जिनको प्रोविंसेस से चुनकर भेजा जाता था। और ये प्रोविंसेस से जो चुने हुए लोग होते थे, ये संविधान सभा में किसको जाना है उनका चुनाव करते थे। तो यही होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें प्रिंसली स्टेट ने नामित किया था, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जा रहे हैं और कुछ लोग नामित होकर जा रहे हैं। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का सपना था नेहरू जी का, वो इसमें साकारित होता हुआ नहीं दिखता है। तो इसलिए कहा जाता है भारतीय संविधान सभा आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष निर्वाचित थी और आंशिक रूप से देशी रियासतों द्वारा नामित थी। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। और हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। और ये जाहिर सी बात है, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर हैदराबाद सही से भाग ले लेता तो क्यों सरदार पटेल जी को एक ऑपरेशन चलाने की जरूरत पड़ती। और हैदराबाद के इस ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल किया गया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट का प्रावधान था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें 3 प्रमुख समुदाय थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य, मुस्लिम और सिख, कोई और कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। सामान्य, मुस्लिम और सिख, ये 3 कम्युनिटी आपको ध्यान में रखनी है। और 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी। 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी। आज आपके कॉन्स्टिट्यूएंट में हो सकता है 20 लाख जनसंख्या पर 1 सीट होती हो, आप लोग जहाँ चुनाव करते हो, लेकिन उस समय 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट थी। अब देखिए संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या है 389। इसका चुनाव होता है जिसमें 208 कांग्रेस जीतती है, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य जीतते हैं। उसके बाद 15 इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र सदस्य होते हैं जो किसी भी दल में शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद देशी रियासतें होती हैं, ठीक है। तो 208, 73 और 15 ये एक अलग ग्रुप बनता है और उसके बाद प्रिंसली स्टेट का एक अलग ग्रुप बनता है। तो उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो समझिए इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन हम लोग समझते हैं। 389 सदस्य होते हैं जिसमें 296 ब्रिटिश भारत से होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 93 प्रिंसली स्टेट से होते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी 11, इसमें से 296 सदस्य चुनकर आते हैं, जिसमें 292 गवर्नर प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से। अब इसको ज़रा ऐसे समझते हैं कि जैसे आज एक यूटी है, स्टेट है, तो स्टेट में कौन होता है? मुख्यमंत्री। और यूटी का राजा कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये जो यूटी उस समय मान लीजिए 4 थी, यही था चीफ कमिश्नर। और स्टेट के जो मुख्यमंत्री होते थे उस समय समझ लीजिए गवर्नर। तो उसको ऐसा समझिए आप लोग, ठीक है। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रांत कौन कौन सा था? अजमेर, कुर्ग, दिल्ली, बलूचिस्तान। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इन 296 सीटों में से 208 कांग्रेस ने जीती थी, 73 मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 इंडिपेंडेंट मेंबर थे और 93 प्रिंसली स्टेट के लोग थे, जैसे हैदराबाद हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि भारत का पार्टीशन हो जाता है माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। उसमें क्या होता है
उसमें क्या होता है कि ये जो 389 सदस्य होते हैं वो सीटों की संख्या घटकर हो जाती है 299, जिसमें से 229 ब्रिटिश प्रोविंस से आते हैं और 70 प्रिंसली स्टेट से आते हैं, क्योंकि कुछ रियासतें और कुछ क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया था, ये आपको पता ही होगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूँ आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, क्या कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान की स्वीकृति हुई थी अथवा नहीं? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि बी आर अम्बेडकर जी का चुनावी क्षेत्र पूछ लिया जाता है कि पहले ये पूर्वी बंगाल से प्रतिनिधि थे, परंतु जब बंटवारा हो गया तो आप जानते हैं पूर्वी बंगाल किस में चला गया? पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान कहलाया और आज वो बांग्लादेश कहलाता है। तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो गया, इसलिए उन्होंने पुणे में एम आर जयकर के पद छोड़ने के बाद प्रतिनिधित्व पद ग्रहण किया। तो अम्बेडकर जी की सीट वास्तविकता में क्या हुई? पुणे। अब उसमें देखिए एंग्लो इंडियन के कुछ लोग थे, फ्रैंक एंथनी, और पारसी समुदाय से थे पीएच मोदी, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और देखिए ब्रिटिश स्टेट से अर्थात जो ब्रिटिश की प्रोविंसेस थी उसमें से सर्वाधिक प्रतिनिधि संविधान सभा में कहाँ से चुनकर गए थे? संयुक्त प्रांत, जिसे कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। जो आज का यूपी है आपका उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था। खैर उसमें कुछ और क्षेत्र मिले होते थे, उस पर हम लोग को नहीं जाना है। उसमें से 55 मेंबर्स, मतलब सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेकंड में अगर देखा जाए तो मद्रास 49 मेंबर्स। और प्रिंसली स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कौन थे? तो मैसूर 7 लोग और त्रावणकोर 6 लोग। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे ब्रिटिश प्रोविंस से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संविधान सभा में किस प्रोविंस से शामिल थे ब्रिटिश प्रोविंस से, तो आपका उत्तर होगा संयुक्त प्रांत 55 लोग। उसके बाद सेकंड होगा मद्रास 49 लोग। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसली स्टेट में सर्वाधिक मेंबर कौन थे, प्रिंसली स्टेट से सर्वाधिक मेंबर संविधान सभा में कहाँ से थे, तो आप कहेंगे मैसूर की जो प्रिंसली स्टेट थी वहाँ थे। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो त्रावणकोर 6 लोग। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी कि गांधी जी और मोहम्मद जिन्ना ने संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपकी संविधान सभा बन जाती है तो उसकी प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी। तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जो सबसे सीनियर होते हैं, जिनका नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा। और सीनियर मोस्ट मेंबर चुनने की जो ये प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच स्टाइल है, ये तो वहाँ से लिया गया है, जो फ्रांस में ऐसा होता है। उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी जी। ठीक। इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था और मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ध्यान दीजिए अभी भी भारत का जो पार्टीशन है वो हुआ नहीं है, क्योंकि बात 1946 की हो रही है, तो इसमें मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था। उसके बाद सेकंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें हम लोग स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लेते हैं, उपाध्यक्ष वही एस.सी. मुखर्जी जी रहते हैं, और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी को चुना जाता है। क्लियर। तृतीय बैठक में 13 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया, उद्देश्य प्रस्ताव। तो आपको ध्यान रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में पास किया गया है, तो वो हो जाएगा तृतीय बैठक। ठीक। 13 दिसंबर 1946, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया, और ये आधार बनता है आपकी प्रियम्बल का। क्लियर। तो आपसे अगर पूछा जाए संविधान सभा की कुल बैठकों की संख्या, कहीं कहीं लिखता है 11, कहीं कहीं लिखता है 12, तो आपसे पूछ लिया जाए तो 11-12 में कंफ्यूज मत होइएगा, 11 आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अंतिम बैठक मिला ली जाए 24 जनवरी 1950, तो बैठकों की कुल संख्या 12 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि हमारी संविधान सभा के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, एक एस.सी. मुखर्जी जी, एक वी.टी. कृष्णमाचारी जी। और प्रथम वाचन संविधान का कब होता है? जब पूरा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद उस पर डिस्कशन डिबेट कब होता है? तो 4 नवंबर 1948। ये भी आपको डेट याद रखनी है। हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाने के साथ साथ विधायिका के रूप में भी कार्य किया, मतलब लॉ भी तो बनाना था कि देश का संचालन कैसे होगा। तो जब संविधान निर्माण के कार्य में हम लोग मिलेंगे तो उसके अध्यक्ष होंगे राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन जब विधायिका के रूप में हम लोग को मिलेंगे तो उसमें अध्यक्ष हो जाएंगे जी.वी. मावलांकर जी। जी.वी. मावलांकर जी, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, और यही जी.वी. मावलांकर जी आगे चलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? यही जी.वी. मावलांकर जी। आपको बिल्कुल ये फैक्ट ध्यान में रखना है। और हमारी संविधान सभा ने बहुत से ऐसे कार्य किए जो महत्वपूर्ण है, जैसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है। और इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। मई 1949 को कॉमनवेल्थ में भारत ने सदस्यता ग्रहण की। कॉमनवेल्थ एक ऐसा समूह होता है जो ब्रिटेन ने पहले उपनिवेश बनाए थे, उन्हीं देशों का एक ग्रुप है। ठीक है। तो नेहरू जी से पूछा गया तो नेहरू जी ने कहा देखो हम जब चाहें से निकल सकते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950 को। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। 26 नवंबर 1949 को मैंने आपको बताया संविधान के कुछ भाग आंशिक रूप से लागू हो गए थे, और वो कौन कौन से भाग थे? ये 394 आर्टिकल में लिखा हुआ है, जैसे सिटीजनशिप हो गया। ठीक है। चुनाव वाला हो गया। अब देखिए यहाँ रटने की जरूरत नहीं है। सिटीजनशिप जरूरी क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं भारत का पार्टीशन हुआ था, तो ये प्रावधान अगर आ जाएगा
तो इससे क्लियर हो जाएगी चीज़ें कि कौन नागरिक बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो सिटीजनशिप उस समय लागू करना बहुत ज़रूरी था 1949 में, क्योंकि 1947 में भारत का पार्टिसिपेशन हो गया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, चुनाव बहुत ज़रूरी है करवाना, बिना चुनाव के हम सरकार कैसे चला पाएंगे, तो ये भी पहले से लागू हो गया था 1949 में। और बाद में 1951 में स्वतंत्र भारत का प्रथम चुनाव होता है। क्लियर। उसके बाद प्रेसिडेंट हमने देखा कि किस तरीके से राजेंद्र बाबू को चुना गया, तो प्रेसिडेंट भी पहले से ही था, आर्टिकल 60। तो ऐसे जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल 394 में लिखे हुए हैं कि ये चीज़ें लागू होंगी। तो संविधान ने ये भी बता दिया है कि आर्टिकल 394 में ये प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाएंगे। और 26 नवंबर 1949 को हम लोग विधि दिवस के नाम से मनाते हैं, जो 2015 में शुरू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और ये इसके पीछे का कारण क्या था हम लोगों ने भी पढ़ लिया है। अब देखिए, संविधान निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण समितियों ने अपना अपना योगदान दिया, और उसके अध्यक्ष कौन कौन है आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू जी ने, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू जी की जो हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों हेतु परामर्श समिति, ये भी सरदार पटेल जी। इसकी जो उप समितियां हैं, मूल अधिकार उप समिति अगर आपसे पूछ लिया जाए, सब कमेटी, तो JB कृपलानी जी। अल्पसंख्यक उप समिति तो SC मुखर्जी जी। ठीक है, संचालन समिति जिसे स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी। प्रक्रिया नियम समिति, उसके भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो उसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर बिल्कुल ध्यान से रट लेना है। ये मिलान करने वाले में पूछा जा सकता है या ऑप्शन वाले में पूछा जा सकता है। और जो माइनर कमेटीज़ थी, खैर बहुत सारी हैं, आप उसको पढ़ ही सकते हैं अलग अलग किताबों से, लेकिन जो आपको एकदम याद रखनी है वो है राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, मतलब नेशनल फ्लैग एडहॉक समिति। इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी जी। और संविधान सभा के कार्य संबंधी समिति अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति, इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को। और इसमें 7 लोग थे, जिसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी। और अन्य जो 6 लोग थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, KM मुंशी जी, मोहम्मद सदुल्ला जी, N माधवराव जी और TT कृष्णाचारी जी। माधवराव जी ने BL मित्र जी को रिप्लेस किया था, और TT कृष्णाचारी जी ने DP खेतान जी को रिप्लेस किया था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसकी एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप इन 7 सदस्यों को याद रख सकते हैं। जैसे बैंक टेंशन, तो B से हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक, A से हो जाएंगे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। N से हो जाएंगे N माधवराव जी। ठीक है, K से हो जाएंगे KM मुंशी जी। और T से हो जाएंगे TT कृष्णाचारी जी। क्लियर। यहाँ फिर से N से हो जाएंगे आपके N गोपाल स्वामी अयंगर जी। ठीक है, S से हो जाएंगे सदुल्ला जी। तो इस तरीके से आप ड्राफ्टिंग कमेटी के जो महत्वपूर्ण सदस्य थे उनको आप याद कर लेंगे। इसी में एक इम्पॉर्टेंट कमेटी होती है विशेषज्ञ समिति, जिसे कहते हैं एक्सपर्ट कमेटी। इसका गठन आप ध्यान दीजिएगा ड्राफ्ट कमेटी से पहले हो गया है, 8 जुलाई 1946 को। तो ये डेट आपको याद में रखनी है। इसका कार्य क्या था कि संविधान सभा के कार्य संबंधी प्रारूप तैयार करना। एक होता है संविधान का प्रारूप तैयार करना, एक है संविधान सभा। संविधान सभा कैसे मिलेगी, कैसे बैठेगी, कब अपना सेशन चलाएगी, इसका जो प्रारूप तैयार करना था, इसका काम था विशेषज्ञ समिति का। तो इसमें जो सदस्य थे, नेहरू जी, आसिफ अली, KM मुंशी जी, KT सेठ, हुमायूं कबीर, कृष्ण कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर, DR गाडगिल, के संथानम, इनका रोल आने वाला है। आप जब CVC पढ़ेंगे तो वहाँ इनका रोल आने वाला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लें तो संवैधानिक सलाहकार BN राव जी हम लोगों ने पढ़ा ही। सेक्रेटरी कौन थे, HBR अयंगर जी। और चीफ ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी जी। इनका बहुत बड़ा रोल है, अगर आप ध्यान से देखें तो इतना इनको नाम नहीं मिल पाया है। देखिए, इतनी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, डिस्कशन हो रहा है, और उसको छोटे से ड्राफ्ट में लिख देना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो चीफ ड्राफ्टमैन SN मुखर्जी जी। कैलीग्राफर, मतलब जो सजा कर लिखना है, प्रेम बिहारी रायजादा जी। सजावटकर्ता नंदलाल बोस जी और राम मनोहर सिन्हा जी। ये आर्टिस्ट कहाँ के थे, वही शांति निकेतन के नंदलाल बोस जी। ठीक है। और जब हिंदी प्रारूप 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा बताया गया कि भाई हमें संविधान जो है उसे हिंदी में भी ट्रांसलेट करना है, एक एक जो आर्टिकल है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 394A जोड़ा गया। और हिंदी प्रारूप के जो कैलीग्राफर थे, मतलब जो तिरछी स्टाइल में सजा के लिखने वाले थे, उनका नाम था वसंत कृष्ण वैद्य जी। उसके बाद हमारे संविधान सभा में 15 महिलाएं सदस्य थीं। इनके नाम थे हंसा मेहता जी, जी दुर्गाबाई जी, पूर्णिमा बनर्जी जी, सरोजिनी नायडू। ये पहली महिला राज्यपाल बनती हैं उत्तर प्रदेश की, और वैसे पूरे देश की पहली महिला राज्यपाल हैं। और किस जगह की बनती हैं, वो उत्तर प्रदेश। ठीक। सुचेता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, कहाँ की बनती हैं, उत्तर प्रदेश की।
राजकुमारी अमृत कौर ये ऐसी महिला सदस्य हैं इकलौती जो हमारे भारत की फ्री कैबिनेट, मतलब जब भारत स्वतंत्र हो गया था जो पहली कैबिनेट बनी थी उसमें एकमात्र महिला शामिल थी जिनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर जी। उसके बाद लीला रे जी, अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करने, बेगम एजाज रसूल, दक्षिणी वेलायुधन, कमला चौधरी, मालती चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित जी, ये नेहरू जी की बहन थी। और इनक्वायरी जी, थोड़ा विजयलक्ष्मी पंडित जी के बारे में जान लेते हैं। इनका असली नाम स्वरूप कुमारी नेहरू जी था। ये पहली महिला गवर्नर बनी महाराष्ट्र की, ठीक है, पहली महिला गवर्नर महाराष्ट्र की बनी। ये 6 क्यों है? क्योंकि इनका नंबर 6 था गवर्नर के उसमें। लेकिन अगर पहली महिला गवर्नर महाराष्ट्र की पूछा जाए तो विजयलक्ष्मी पंडित जी, ठीक। पहली महिला अध्यक्ष यूएन की, ये ध्यान रखिएगा। नंबर इनका 8 था लेकिन महिलाओं में पहली थी ये। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जेल भी गई और उसके बाद अपने अनुभवों को एक पुस्तक लिखा प्रिजन डेज, उसमें संकलित किया। जो नैनी जेल में इनका किस तरीके से अनुभव था जो प्रयागराज में स्थित है, उस एक्सपीरियंस को प्रिजन डेज में लिखा। और इन्होंने यूएसएसआर जिसे कहते हैं सोवियत यूनियन, उन सब में भी भारत को रिप्रेजेंटेट किया एज अ राजदूत, फॉर्मल डिप्लोमेट। उसके बाद इन्होंने लंदन में भारत के प्रमुख कूटनीति के तौर पे अपनी सेवाएं भी थी। तो ये विजय लक्ष्मी पंडित जी के बारे में फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है, कि इनकी बुक का नाम प्रिजन डेज था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, एक बहुत महत्वपूर्ण महिला सदस्य हैं, तो इसको आपको याद रखना ही होगा। कुछ फैक्ट्स पूछ ले जाते हैं अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड, कि इंटरिम गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट डेट है वो है 25 अगस्त 1946, ठीक। और इसका जब निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन डेट है वो है 2 सितंबर 1946। तो अनाउंस की जाती है 25 अगस्त 1946 को और फॉर्म होती है 2 सितंबर 1946 को। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये शायद पीसीएस 2022 में पूछा भी गया है, तो ये फैक्ट बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अंतरिम सरकार बनती कहाँ से? जो गवर्नर जनरल है ना, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो मेम्बरान हैं वहाँ से अंतरिम सरकार बनती है। अब आप एक बात बताइए, प्रेसिडेंट कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया? नेहरू जी को बनाया गया। और अन्य सदस्य देख लेते हैं कौन कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया काउंसिल का, और एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई और कॉमनवेल्थ रिलेशन से संबंधित पोर्टफोलियो उनको मिला। अब आप बताएंगे प्रेसिडेंट कौन था इस पूरी एंट्रीम गवर्नमेंट का, और कमांडर इन चीफ कौन था इस समय? इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पोर्टफोलियो मिला होम अफेयर्स का, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। लियाकत अली खान ये मुस्लिम लीग से थे, इन्हें फाइनेंस का मिला। बलदेव सिंह डिफेंस के थे। मैं इनको कैसे याद करता हूँ? जो तिरंगा मूवी आप लोगों ने देखी होगी कभी ना कभी, तो उसमें थे ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह। तो लगता नहीं है कि कोई बड़े आर्मी ऑफिसर हैं तो डिफेंस से हो सकते हैं, तो मैंने बलदेव सिंह जी को ऐसे याद करता हूँ। जॉन मथाई, इनको मैं ऐसे याद करता हूँ कि इन्होंने मिठाई की इंडस्ट्री खोली डॉक्टर जॉन मथाई ने। तो इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का पोर्टफोलियो इनको मिला। राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, इनको फूड एंड एग्रीकल्चर का मिला। जगजीवन राम, ये शुरू से ही लेबर अनरेस्ट के लिए कार्य करते आए थे, तो इन्हें लेबर पोर्टफोलियो मिला। अब्दुल राम निस्तार, इन्हें पोर्ट्स एंड एयर। राजा जी को मिला एजुकेशन एंड आर्ट्स। अच्छा एक बात बताइए, राजगोपालाचारी जी के नाम पर एक नेशनल पार्क भी है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये फैक्ट्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोगों ने 4 फैक्ट्स पूछे हैं आपसे, आपको बिल्कुल रिसर्च करके बताना है क्योंकि ये आपको याद हो जाएंगे, तरह तरह के सब्जेक्ट से पूछे हैं। फिर आई चंद्रीगढ़ जी, ये भी मुस्लिम लीग से थे, तो ये इनको कॉमर्स पोर्टफोलियो मिला। जोगिंदर नाथ मंडल, ये आपको ध्यान में रखना है, ये मुस्लिम लीग से थे। नाम लगेगा कि ये हिंदुस्तान से थे लेकिन ये मुस्लिम लीग से थे, और इनको मिला है लॉ डिपार्टमेंट। अब जो ये रेड है ना, ये जो रेड लिखे हुए हैं, ये वे लोग हैं जब हमारा भारत फ्री हो गया था उसमें जो फर्स्ट कैबिनेट बनी थी उसमें जो शामिल लोग थे ये वो लोग हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। आप जानते हैं कुछ लोग जो मुस्लिम लीग से थे वो पाकिस्तान चले गए, बाद में कुछ लोग बदले, तो देख लेते हैं कौन कौन सा जिनका पोर्टफोलियो चेंज हुआ है। तो जो नेहरू जी वाइस प्रेसिडेंट थे अब वो पीएम हो चुके हैं, और बाकी एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी है ही है, कॉमनवेल्थ रिलेशन की जिम्मेदारी है ही है, और एक और पोर्टफोलियो मिलता है इनको साइंटिफिक रिसर्च का, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल जी वही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद जो फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिलता है स्वतंत्र भारत में, वो मिलता है आर.के. शानमुगम चेट्टी जी को। ये आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, ये भी आपको पता है। बलदेव सिंह जी का वो पोर्टफोलियो वही रहता है। जॉन मठाई जी का पोर्टफोलियो बदल जाता है, और जो इनका इंडस्ट्री और सप्लाईज वाला पोर्टफोलियो था ये मिल जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को। राजेंद्र बाबू का पोर्टफोलियो वही रहता है, जगजीवन राम जी का पोर्टफोलियो वही रहता है। उसके बाद जो राजा जी का पोर्टफोलियो होता है एजुकेशन एंड आर्ट्स, ये मिल जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हुए। क्लियर। उसके बाद जो आई चुंद्रीगढ़ का जो पोर्टफोलियो कॉमर्स वाला था ये हमारे भाभा जी को मिल जाता है, और जोगिंदर नाथ मंडल जी का जो पोर्टफोलियो लॉ था ये मिल जाता है अम्बेडकर जी को। गजनफर अली खान जो मुस्लिम लीग से थे,
इनका पोर्टफोलियो हेल्थ था, ये मिल जाता है राजकुमारी अमृत कौर को, जो मैंने अभी आपको बताया इकलौती ऐसी महिला जो फ्री कैबिनेट में शामिल थी। आसफ अली, ये कहाँ के थे? ये यहीं के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे। आपको ये ध्यान रखना होगा, लगेगा कि मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो इनको रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिलता है, जो बाद में जॉन मठाई जी को मिल जाता है। ये यूएस में, आसफ अली की बात कर रहा हूँ, ये यूएस में भारत के पहले राजदूत थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो सी.एच. भाभा जी को पहले क्या मिला था? वर्ड्स, माइंड्स एंड पावर, बाद में ये वी.एन. गाडगिल जी को मिल जाता है। और सी.एन. भाभा जी क्या संभालते हैं? कॉमर्स डिपार्टमेंट। ठीक, स्वतंत्र भारत में एक और पोर्टफोलियो बना जिसे बोलते हैं कम्युनिकेशन पोर्टफोलियो, और इसकी जिम्मेदारी दी गई रफ़ी अहमद किदवई जी को। तो आपको ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल ध्यान रखने होंगे। अब आइए जान लेते हैं हमारे भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। आप जानते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें 395 अनुच्छेद जो आज 470 प्लस हो चुके हैं, 22 भाग जो 25 भाग हो चुके हैं। जैसे भाग में ही एक करके जोड़ दिया जाता है, तो इसलिए 22 भाग भी मानना जाए तब भी सही है, 25 लिखे आए तब भी सही है। और 12 अनुसूचियाँ जो पहले 8 थी अब वो 12 हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा विस्तृत संविधान है, हर एक चीज़ बहुत डिटेल में लिखी हुई। तो आकार में बड़ा क्यों है कि प्रत्येक प्रावधान विस्तृत तरीके से और व्याख्यायी तरीके से, फुल एक्सप्लेनेशन तरीके से लिखा हुआ है, ताकि जब न्यायालय को जो व्याख्या करना हो किसी भी प्रावधान का, तो उसे असमंजस की स्थिति ना पैदा हो जाए, एम्बिग्यूटी ना हो जाए और कहीं फंस ना जाए मामला। ठीक है, सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए बड़ा हो गया कि राज्यों के जो प्रावधान है वो भी इसी संविधान में लिख दिए गए हैं। यूएसए में क्या है, हर राज्य का अपना अपना एक संविधान है, तो उनका जो संविधान जो मूल वाला है वो उतना बड़ा नहीं हो पाया है। भारत की विविधता को समर्थित करने होती है, मतलब एक एक चीज़, सब कुछ, लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो भी कुछ है, उन सभी सपनों को साकारित करने के लिए भारत में संविधान में सब कुछ शामिल किया गया है। कई देशों के संविधान से अच्छे प्रावधान और मूल्यों को ग्रहण किया गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या लिया गया है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में अगर आपको सबसे पहला पॉइंट देखना है तो भारत में संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से, वहाँ पे इस मॉडल को बोला जाता है वेस्टमिंस्टर मॉडल। ठीक है, ये भी एक जगह है जहाँ इस तरह की बातें होती हैं, वहाँ इस तरह का काम होता है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। अब देखिए, इसमें अगर आपको संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखना है, आप जानते हैं 3 अंग होते हैं सरकार के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। इसका काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून लागू करना, और जुडिशरी का काम होता है कानून पे नज़र बनाए रखना कि अगर गलत होगा तो इसको हम असंवैधानिक करार दे देंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देंगे। अब इसमें सबसे बड़ा गुण संसदीय सरकार का ये है, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करता है, कि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकल कर आते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनका संसदीय क्षेत्र है बनारस। ठीक, बनारस, तो ये बनारस से रिप्रेजेंटेटिव हुए और लेजिस्लेचर में बैठते हैं, चाहे वो लोकसभा में बैठ गए चाहे राज्यसभा में बैठ गए। क्लियर? उसमें क्या होता है कि आप लेजिस्लेचर में बैठे, लेजिस्लेचर कौन है? हमारी संसद, लेकिन आप एग्जीक्यूटिव के हेड भी हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी हैं, प्राइम मिनिस्टर है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहीं से निकल कर आ रहे हैं, लेजिस्लेचर से निकल कर आ रहे हैं। तो यही संसदीय सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव बनता है वो लेजिस्लेचर से बनता है। ठीक है, मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव में शामिल होकर और मंत्री बन गए, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर भीतर आपको संसद का सदस्य होना पड़ेगा, चाहे आप राज्यसभा के सदस्य होइए चाहे लोकसभा के सदस्य होइए। तो भारतीय संविधान ने शासन संचालन हेतु संसदीय व्यवस्था को अपनाया और इसका प्रावधान यूके से लिया, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने विचार विमर्श करने के बाद इस व्यवस्था को इसलिए अपनाया कि वे लोकतंत्र में जवाबदेहिता को अधिक महत्व देते थे। आप जानते हैं ना, संसदीय सरकार में जवाबदेहिता ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अंबेडकर जी ने कहा कि हमें भाई अकाउंटेबिलिटी का जो वैल्यू है उसे इंश्योर करना ज़्यादा महत्व देना है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन उसमें जवाबदेहिता का जो वैल्यू है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है। क्योंकि आप जान रहे हैं किस तरीके से उस समय का टर्मोइल वाला माहौल था, किस तरीके से 1947 में तनातनी का माहौल था और स्टेट कहीं कब्जा ना कर ले उन चीज़ों पे, तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी था। आप देखिए, संविधान लागू होने के बाद बहुत से जगह पे स्टेट ने कब्जा कर लिया है, लोगों की निजता के अधिकार को, लोगों के जो अधिकार उसको उनसे वंचित कर दिया है। फ्रांस में 1789 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, लेकिन उसके बाद किस तरीके से नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं और किस तरीके से एक छत्र राज करने का प्रयास करते हैं, उसमें जवाबदेहिता नहीं होती है। और वाटरलू के युद्ध के बाद धीरे धीरे चीज़ें अपने पटरी पर आती हैं। अमेरिका का संविधान लागू होता है, लेकिन 1861-62 में किस तरीके से अमेरिकन सिविल वॉर चालू हो जाता है। लेकिन भारत का इकलौता ऐसा संविधान अगर आप देखने पाएंगे कि भारत संविधान लागू होने के बाद से भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो अन्य देशों में होगा। भारतीय संविधान सभा ने और भारत के संविधान ने
महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया, मतलब लागू होते ही दिया। अन्य देशों में ऐसा नहीं था। अमेरिकन संविधान में आप जाएंगे तो 1786 में संविधान वहाँ पे बन रहा है और उसके बाद 1910-1920 में जाकर महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलता है। आप सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाइए, स्विट्जरलैंड में जाइए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1970 में आकर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से हमारा जो संविधान है किस तरीके से प्रोग्रेसिव है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो संसदीय सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम लेजिस्लेचर, अर्थात कार्यपालिका का चुनाव या संगठन विधायिका के भीतर से होता है। फलस्वरूप विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण तो होता है, परंतु संगठन के आधार पर इनके मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब फंक्शनल सेपरेशन होता है, जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ ही लिया है। और बाकी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो विशेषताएं हैं वो लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री का नेतृत्व उसमें एक अलग विशेषता होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। खैर हम लोग पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर एक चीज़। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपसी सहयोग पर कार्य होता है, परंतु राष्ट्रपति शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में पूर्ण अलगाव होता है। पहली क्लास में आपको बताया है कि अगर तुम्हें एग्जीक्यूटिव का सदस्य होना है किसमें, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, अमेरिका में, तो आपको जो सीनेट है उसका सदस्य नहीं होना है, ठीक है, और ना ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का सदस्य होना है। क्लियर? तभी आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पूर्ण अलगाव होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यही मुख्य कारण था कि B.R. अम्बेडकर जी ने संसदीय शासन प्रणाली को चुना। दूसरी बात, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इस प्रणाली को देखते आ रहे थे, समझते आ रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा फैमिलियर भी हो गए थे। ठीक है। संसदीय सरकार में शासन में दो प्रमुख की उपस्थिति होती है, एक राष्ट्रपति जो नाम मात्र का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री, अर्थात जो सत्ता की असली पावर है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो राष्ट्रपति को बोला जाता है ये डी ज्योर होता है, डी ज्योर, और प्रधानमंत्री को बोला जाता है डी फैक्टो। तो आपको क्या बनना है? डी फैक्टो। समझ रहे हैं आप? और वही सारी बातें लिखी हैं जो लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ब्रिटेन का राष्ट्रपति वंशानुगत होता है, इसलिए जो ब्रिटेन है वो गणतंत्र नहीं राजतंत्र है, मोनार्की है। लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, वो वंशानुगत नहीं होता, इसलिए भारत एक रिपब्लिक भी है। ठीक है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सेकंड नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब भारत में संविधान में व्यवस्था की गई है संघीय व्यवस्था, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई है, फेडरल पॉलिटी की बात की गई है, लेकिन इसमें केंद्र को अधिक पावर दी गई है। और ये सिस्टम क्यों अपनाया गया है? हम लोग जानते हैं 1947 में जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है। किस तरीके से संकट काल में हम लोग भारत को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और जो अलगाववादी प्रवृत्तियां उनसे भी लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो इसलिए केंद्र को अधिक पावर दी गई कि भाई देखो, कोई भी अगर बाहर जाने का प्रयास करे तो आप अपनी पावर से उन गलत शक्तियों का दमन करिए और भारत को एकजुट बनाए रखने का प्रयास करिए। इसलिए सेंटर को अधिक पावर दी गई। और ये जो पूरा मॉडल है कहाँ से लिया गया? कैनेडियन मॉडल से लिया गया, कनाडा से लिया गया। तो संघीय व्यवस्था की सबसे मूल विशेषता यह है कि सभी राजनीतिक इकाइयां अपनी शक्ति का स्रोत संविधान से प्रदान करती। देखिए, फेडरल पॉलिटी या फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आपसे कोई पूछी जाए तो जितनी भी इकाई हैं, चाहे वो सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, पंचायत हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ये सब कुछ हो गया, ये अपनी पावर किसी व्यक्ति से, किसी सेंटर से या नहीं लेंगी। ठीक है। किसी सरकार से नहीं लेंगी, ये अपनी पावर संविधान से लेंगी। तो वही ये बात लिखी गई है कि संघीय व्यवस्था की सबसे मूल विशेषता ये है कि सभी राजनीतिक इकाइयां अपनी शक्ति का स्रोत संविधान से प्राप्त करती हैं। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के मॉडल पर आधारित है, जिसमें केंद्र राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है। और आर्टिकल 3 आपको दिखा देगा जब हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इस टेरिटरी में कि केंद्र जब चाहे राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। वो भी सिंपल मेजॉरिटी, समान बहुमत के साथ। और इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में। तो भारत में संघात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं कि देखिए, लिखित संविधान होगा। तो लिखित संविधान जब होगा तो उसमें साफ साफ बता दिया जाएगा कि यूनियन को ये करना है, स्टेट को ये करना है। संविधान की सर्वोच्चता होगी। क्लियर? शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, जैसे अनुसूची 7 में बराबर बंटवारा किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। द्विसदनीय व्यवस्था होगी, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा में क्या है कि जो स्टेट की जो समस्याएं हैं उनको भी बराबर वैल्यू मिलती रहे, बराबर स्थान मिलता रहे। क्लियर? शक्ति का स्रोत स्वयं संविधान होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन यूनिटरी फीचर्स कौन कौन से हैं? आपातकाल में आप देखिए किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। भाग 18 में देखने को मिलेगा। राज्यपाल, गवर्नर की नियुक्ति एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर में। अखिल भारतीय सेवाएं, किस तरीके से आर्टिकल 312 से 315 में इसकी बात की जाती है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? मान लीजिए हम लोगों ने सब्जेक्ट बांट दिया कि ये सेंटर इस पे कानून बनाएगा, स्टेट कानून बनाएगा, लेकिन एक ऐसा मुद्दा आ गया जिस पे हम लोगों ने सोचा नहीं था, संविधान सभा के लोगों ने। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक मुद्दा है जिसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल की बात होती है। तो ये कौन बनाता है?
ये बनाता है सेंटर, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? सेंटर के हाथ में। और उस समय के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास दी गई? सेंटर के पास दी गई। तो ये भी एक एकात्मक विशेषता है। ठीक है, एकल नागरिकता की बात करते हैं, मतलब आपको भारत की एक ही नागरिकता लेनी है, ये नहीं कि आपको यूनियन के अलग लेनी है या सेंटर के अलग लेनी है और राज्यों की अलग अलग लेनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, राष्ट्रपति को वीटो पावर राज्य अधिनियम पर, ये हम लोग को पढ़ना है। और हमारा जो राज्य है वो विनाशी राज्य है। ठीक है, विनाशी राज्य है, मतलब अगर संघ सरकार चाहे तो राज्यों के क्षेत्र में नाम में परिवर्तन कर सकती है। संविधान का लचीलापन, अर्थात जो हमारा संविधान में जो बदलाव है वो काफ़ी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती हैं, और ये हम लोग को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। क्लियर? तो ये सारी बातें हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़नी है। अभी आप एक ओवरव्यू लीजिए बस, ये सभी बातें हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़नी है, एक एक चीज़ें बिल्कुल साफ करनी है अभी। इसलिए बोला जाता है कि भारतीय संविधान का जो नेचर है वो संघात्मक है, लेकिन जो आत्मा है एकात्मक है। अब भारतीय संघवाद पर विद्वानों ने क्या क्या कथन कहे ये पूछ ले जाते हैं। क्वासी फेडरल किसने कहा है? केसी वेयर जी ने कहा है। फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटी इन स्पिरिट किसने कहा है? केसी वेयर जी ने कहा है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, उधारी संघवाद किसने कहा है? मोरिस जॉनसन जी ने कहा है। ठीक है, फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है? आइवर जेनिंग जी ने कहा है। और सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? वो है ग्रैनविले ऑस्टिन जी। तो ये आपको पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि भाई ये बताओ ये कथन किसने कहा है भारतीय संघवाद पर। तो अब हमारा भारतीय संविधान लिखित संविधान है। दुनिया का पहला लिखित संविधान कौन है? यूएसए का। उसके बाद एशिया का पहला लिखित संविधान कौन है? जापान। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन है? वो है भारत का। लचीलापन और कठोरता का समन्वय हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल मेजॉरिटी से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और कहीं कहीं हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी लेनी पड़ती है। तो देखिए हमारे भारत में संविधान में बदलाव किस तरीके से, समान बहुमत से विशेष बहुमत से, और एक ऐसी स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें आधे राज्यों की विधानमंडल की भी हमें समान बहुमत लेना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको विश्व में सबसे कठोर संविधान देखने को मिले तो वो यूएसए का संविधान होता है, जिसमें आज तक सिर्फ 27 बार संविधान संशोधन पॉसिबल हुआ है, और हमारे भारत में ना जाने कितनी बार हो चुका है। हम लोग को वो प्रावधान पढ़ना है संविधान संशोधन में। क्लियर? वयस्क मताधिकार की बात करता है हमारा संविधान। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करता है। अगर आप 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है, भले आपकी धर्म कोई भी हो, जाति कोई और भी हो। अगर आप 18 साल के ऊपर हो जाते हैं तो वयस्क मताधिकार हमें देता है। पहले ये 21 थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये उम्र घटाकर 18 कर दी गई। क्लियर? 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था। और वयस्क मताधिकार भारत में राजनीतिक समानता का परिचायक है। ठीक है, परिचायक है। वयस्क मताधिकार भारत में राजनीतिक समानता का परिचायक है। यही है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है कि पहले क्या होता था कि ब्रिटिश काल में आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार सीमित था। अगर आप टैक्स देते हैं, अगर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आप इस धर्म से बिलोंग करते हैं, तभी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ समान हो गया है। अगर आप 18 साल के ऊपर हो गए हैं तो आप चाहे अंबानी जी हों और चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी हों, आप वोट दे सकते हैं। एकल नागरिकता की बात करता है हमारा संविधान। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यूएसए में दोहरी नागरिकता आपको सेंटर की भी लेनी पड़ती है और स्टेट की भी लेनी पड़ती है। मान लीजिए आप कैलिफोर्निया के निवासी हैं तो आप कैलिफोर्निया स्टेट की भी नागरिकता लेंगे और सेंटर की भी नागरिकता लेंगे। और हमारे भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसे हम लोग प्रेम्बल में पढ़ेंगे, जिसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है। तो ये क्या होता है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सेकुलरिज्म का ये सारे मॉडल हम लोग प्रेम्बल में पढ़ेंगे। और जो सेकुलर शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दो शब्द और जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, अर्थात समाजवादी और अखंडता। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की, मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है, डीपीएसपी की व्यवस्था की गई है, मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है। संविधान के भाग 4A में आता है, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A में आता है, और इसके लिए आर्टिकल 51A है। खैर हम लोग को सब कुछ डिटेल में पढ़ना, सब कुछ जो यहाँ लिखा हुआ है। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता क्या होती है आप जानते हैं। पार्लियामेंट्री सोवरेंटी अगर आपको सबसे ज़्यादा कहीं देखने को मिलेगी वो है यूके में। पार्लियामेंट कैसा भी कानून बना सकती है। क्लियर? लेकिन यहाँ पार्लियामेंट को सोवरेंटी है कि भाई आप कानून बनाइए, लेकिन जहाँ आपने कुछ गलत कानून बनाया वहाँ यहाँ न्यायपालिका बैठी हुई है चेक करने के लिए। जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान दिया गया है कि ये चेक करके बता देगी अगर आपका कानून गलत है तो उसे असंवैधानिक करार दे दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, संसदीय संप्रभुता भी देखने को मिलती है, पार्लियामेंट्री सोवरेंटी, और न्यायिक सर्वोच्चता मतलब जुडिशियल सुप्रीमेसी भी देखने को मिलती है। बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, कई चीज़ें हम लोगों ने लिया है। ठीक है, जैसे फिलोसफिकल पार्ट, दर्शनीय पार्ट है वो फंडामेंटल राइट, ये यूएसए से लिया गया है। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। पॉलिटिकल पार्ट, राजनीतिक जो प्रणाली है और पूरा जो ढांचा है वो कहाँ से लिया गया है, वो यूके से लिया गया है। अब आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अन्य चीज़ों से, एक्ट से और अन्य देशों के संविधान से ली गई हैं।
सबसे पहला एक्ट जिसका पूरा प्रभाव 70% अगर आपको देखना है हमारा संविधान कहाँ से प्रभावित है या लिया गया है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहले इमरजेंसी प्रोविज़न यहाँ से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस की जो शक्ति थी वो 1861 में आ गई थी, आपको पता होगा। लेकिन ऑर्डिनेंस पावर हमारे प्रेसिडेंट जो आज इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल 123 के तहत, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। कैग का ऑफिस यहाँ से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, न्यायपालिका, राज्यपाल का पद यहाँ से लिया गया है। संघात्मक ढांचा और प्रशासनिक ढांचा, तो आपको ध्यान रखना है, कैग ध्यान में रखना है, ठीक है। लोक सेवा आयोग, ऑर्डिनेंस पावर, इमरजेंसी पावर, ये सब आपको ध्यान में रखना है, और राज्यपाल का पद भी। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान जो आर्टिकल 108 में हम लोग को पढ़ना है अच्छे से। भाषा और हमारी संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा पर वो प्रभाव है ऑस्ट्रेलिया की भाषा का। और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया, डीपीएसपी, और आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था, तो भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा राष्ट्रपति को चुनने का, वो आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जानते हैं ना, राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, जो 12 लोग होते हैं। इनका नामांकन किन किन आधारों पे होगा, कैसे होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, अब मैंने आपको बता दिया कि कनाडा से हमने शक्तिशाली संघ लिया गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, गवर्नर का पद कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। लेकिन अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया क्या होगी, ये कनाडा से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी भूमिका आर्टिकल जो 143 में है, ये भी कनाडा से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों बात। शक्तिशाली केंद्र हमने अभी बता ही दिया। संघवाद का ढांचा ये भी बता ही दिया। औसत शक्ति संसद के पास, ये भी मैंने आपको बता दिया। और आप रिलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटर ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेरिजन टू स्टेट। केंद्र राज्य संबंध कैसे होंगे, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो फेडरल पॉलिटी स्ट्रक्चर है ये हमने कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। यूएसए से आप स्वतंत्र न्यायपालिका, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है, मूल अधिकार, प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया कैसी होगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये क्या होता है हम लोग फंडामेंटल राइट के चैप्टर में पढ़ेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या होता है, ये भी हम लोग फंडामेंटल राइट के चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप यूएसए की सोसाइटी से वाकिफ़ हैं तो आप जानते हैं कि यूएसए की सोसाइटी में जो स्वतंत्रता की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। तो हर चीज़ अगर आप देखेंगे वहाँ प्रोटेक्ट करने के प्रयास की जाएगी आपकी स्वतंत्रता को। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, न्याय पुनर्लोकन की व्यवस्था है, क्लियर, मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का महाभियोग कैसे लगेगा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। तो ये सब हम लोग को ध्यान रखना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग को फंडामेंटल राइट्स में पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, क्लियर, रूल ऑफ लॉ, द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल, जैसे हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है, तो ये वहाँ से उठाया गया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, अर्थात जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का शक्तिशाली अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो सरकार का अध्यक्ष नहीं होता, वो राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक शक्ति है वो कहाँ से उठाया गया है, यहाँ से उठाया गया है। कैबिनेट कहाँ से लिया गया है, क्योंकि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसमें होती है, पार्लियामेंट में होती है, तो आपको यहाँ से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, मैंने आपको बताया यहाँ पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यहाँ सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट, ना कि संविधान, क्लियर। तो जो पार्लियामेंट के लोग होंगे उनको भी विशेषाधिकार दिए जाएंगे बड़े बड़े, ताकि ये अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको प्रयोग कर सकें। तो संसदीय विशेषाधिकार अगर आपसे पूछे तो आप कनेक्ट करके डायरेक्ट बताएंगे। आर्टिकल 105 जो लोकसभा के सदस्यों को विशेषाधिकार है, और आर्टिकल 194 जो राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके विशेषाधिकार हैं। परमाधिकार ले, ये भी हम लोग को फंडामेंटल राइट में पढ़ना है। यूएसएसआर से मूल कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं वो यहाँ से लिया गया है। फ्रांस से हम लोगों ने 3 बातें ली हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, जो हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हम लोग फ्रांस से लिए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति गणतंत्र से लिए हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वो कहाँ से उठाया है, फ्रांस से उठाया है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जर्मनी से हम लोगों ने आपातकाल में मूल अधिकार को निलंबन कैसे होगा, ये बिल्कुल कनेक्ट कर लीजिए आप, क्योंकि जर्मनी में हिटलर का शासन था, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी उस समय। तो हिटलर ने किस तरीके से आपातकाल लगा के और लोगों के अधिकार को छीना कि भाई देखो हम वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो रहे हैं और ये सब हो रहा है, तो हम लोग वहाँ से उठा सकते हैं। आप इस तरह से कनेक्ट करिए, क्लियर। साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 के तहत ये लिया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, नामांकन अलग चीज़ है, यहाँ पे निर्वाचन की बात हो रही है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा,
नामांकन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले पढ़ा। जापान से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है। और ये क्या है, ये भी हम लोग फंडामेंटल राइट के जब आर्टिकल 21 में आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। और भारतीय संविधान में राज्यों के संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से ली गई है कि भारतीय संविधान यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इसकी जो संकल्पना है ये कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से ली गई है, वहाँ से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 और वैसे तो 25। ठीक है, कुछ जोड़े गए हैं, कुछ घटाए गए हैं। पहला, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य 4A, फिर यूनियन। तो उसको आप ऐसे याद करिए कि देखो भाई, पहले एक हमारा जगह होगा, ठीक है, तो वो संघ उसका क्षेत्र हो गया, क्लियर। उसमें जो लोग होंगे उनको नागरिकता मिलेगी, उसके बाद कुछ उनके अधिकारों की बात की जाएगी, ठीक, और उनके कुछ अच्छाई के लिए किया जाएगा। तो डीपीएसपी में बताया गया कैसे कैसे लोगों के अच्छाई के लिए आपको करना है काम। लेकिन अगर आपको अधिकार मिल रहे हैं और आपकी अच्छाई के लिए कोई काम किया जाएगा तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के लिए कुछ करें। तो आप इस कहानी के फॉर्मेट से अगर आप याद करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, संघ यूनियन की बात हो रही है, उसके बाद स्टेट की बात हो रही है, और फिर जो भाग 7 था इसको 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। पंचायत, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आ रहा है। भाग 9 में, पंचायत भाग 9 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 9A में नगर पालिका की बात कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी की बात कर रहे हैं, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा आ रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सहकारी समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समिति, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये बात। फिर देखिए भाग 11 में संघ एवं राज्य के मध्य संबंध कैसे होगा, 3 तरह के संबंध है, ये हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम किस तरह से होगा। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं कौन कौन सी होंगी, 14 में लिखा गया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट 14A, जिसे अधिकरण, जिसे बोलते हैं ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल का प्रावधान हम लोग ट्रिब्यूनल में पढ़ेंगे अच्छे से कि 2 तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं। इसे हम लोग 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ला रहे हैं। निर्वाचन, इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान करने को आता है। ठीक है, राजभाषा जो भाग 17 में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और संविधान संशोधन आर्टिकल 368 भाग 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 14 हो गया, ठीक है, 9 हो गया पंचायत वाला, 9 हो गया म्यूनिसिपैलिटी वाला, 9B हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला, ये हम लोग को ध्यान रखना है। 8 हो गया यूनियन टेरिटरी वाला, 14 हो गया आपका संघ और राज्य के अधीन सेवाएं वाला। लेकिन 14A ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक, 15 निर्वाचन हो गया, उसके बाद 17 राजभाषा हो गया। उसके बाद आप बताइए भाग 18 में क्या कहा गया है, वीडियो को पॉज करके बताइए, भाग 18 में क्या कहा गया है। भाग 18 में ये बात की गई है आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन की बात की। भाग 20 में क्या है, भाग 20 में है संविधान संशोधन। तो आप ऐसे सफ़ेद पन्ने वाइट पेपर पे ऐसे ही लिख के याद करेंगे तो जरूर से याद हो जाएगा। एक और रिवीजन कर लें, देखिए इंपॉर्टेंट, ठीक। 1 में यूनियन एंड टेरिटरी, 2nd में भाग 2 में सिटीजनशिप, 3rd में फंडामेंटल राइट्स, 4th में डीपीएसपी, 4A में आप बताइए फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक। उसके बाद 5 में संघ, 6 में स्टेट, ठीक। 7th हटा दिया गया, कौन से द्वारा, CAA 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के द्वारा। 8 में यूटी, 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपैलिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। यहाँ तक हुआ। उसके बाद आप बताइए 20 में बताइए संविधान संशोधन, आप बताइए 18 आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, आप बताइए 17 राजभाषा। तो ऐसे आप खुद से क्वेश्चन कर करके जितना ज़्यादा करेंगे ना, बहुत याद हो जाएगा और तुरंत आपको देखते ही तुरंत आप टिक मार देंगे। आइए कुछ बातें शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर कर लेते हैं। देखिए अगर सब कुछ आर्टिकल में लिख दिया जाता तो हमारा जो संविधान है ना इतना मोटा सा और बड़ा बन जाता। तो कुछ अलग से व्यवस्था दी गई जो अनुसूचियों में लिखी गई है, ठीक है। इसको बहुत लोग आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये एक ट्रिक चलती है, लेकिन मैंने इसको एक पिक्टोरियल तरीके से तैयार किया था, पिक्टोरियल तरीके से, ठीक है, और कुछ कहानी के माध्यम से। जैसे मान लीजिए प्रथम में तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द्वितीय में कुछ एमॉल्मेंट्स और इन सब की बात करते हैं, भत्ते वत्ते की बात करते हैं, ठीक है। और 3rd में आप जानते हैं शपथ की बात की जाती है, ठीक है। 4th में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। 5 में जो शेड्यूल एरिया
शेड्यूल ट्राइब एरिया की बात की जाती है, 6 में ट्राइबल एरिया की बात की जाती है, 7th में आप जानते हैं शक्तियों का बंटवारा की बात की जाती है, 8th में भाषा पर बात की जाती है। अनुसूची 9 किस लिए है कि जो ऐसे कानून हैं जिन्हें हमें जुडिशियल रिव्यू से बचाना है वो उनमें डाल दिया जाए। उसके बाद 10 में दल बदल की बात की जाती है, 11 में किसकी बात की जाती है, 11 में पंचायत की बात की जाती है और 12 में म्यूनसिपैलिटी की बात की जाती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है और इसको देखिए पिक्टोरियल फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कैसे आप मान लीजिए याद कर सकते हैं। जैसे सेकंड है, इसमें किसकी बात की गई, भत्ते, परिलब्धियों, विशेषाधिकारों, इन सबसे। तो इमोल्वमेंट्स होता है ना, तो 2 नंबर की कमाई, ऐसे हमने याद किया कि 2 नंबर की कमाई। खैर आप इसको दिल पे मत लीजिएगा और कुछ गलत नहीं कहने का मतलब है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें कौन कौन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, देखिए संविधान ने बराबर लिख दिया है और ऐसे लोग का नहीं लिखा है, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, ठीक, इसमें शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, संविधान उनके लिए लिख दिया है कि जिनको स्पेशल पावर की ज़रूरत है ताकि हमारा जो संविधान है, हमारा जो देश का जो पूरा ढांचा है, पॉलिटिकल ढांचा, ये बचा रहे। सीएजी, कैग के लिए लिख दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यों के विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके जो हेड हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी बात की जा रही है। क्लियर। लेकिन प्रधानमंत्री और सांसद और विधायक की जो भत्ते हैं इन सब में इसमें शामिल नहीं है। तीसरी, शपथ की बात की जा रही है। ठीक है, और हमने कैसे याद किया था, जैसे आप माता दुर्गा के दरबार में जाइए और उनका त्रिशूल रखा रहता है, आप उस त्रिशूल पर हाथ रख के कसम खाइए कि मैं ये एग्जाम क्लियर करूंगा, तो त्रिशूल पर आप शपथ ले रहे हैं। तो मैंने इस तरीके से फिक्टोरियल तरीके से याद किया। ठीक है, अब इसमें शपथ में देखिए कौन कौन है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, सीएजी, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक। यहाँ पे आ जा रहे हैं सांसद विधायक लोग, ध्यान रखिएगा। संसद चुनाव के उम्मीदवार कौन कौन है और राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, इन सब की जो शपथ है यहाँ जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, क्योंकि इनका जो प्रोविजंस हैं वो अलग लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में लिखे गए हैं और जब वहाँ आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथे में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसको मैंने कैसे याद किया कि एक कुर्सी है, उसके 4 पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने याद किया, 4 पाए की एक कुर्सी। तो चौथी शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। क्लियर, आर्टिकल 244 के भीतर। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर, तो इसमें तमेमी राज्यों को छोड़कर त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ऐसे याद रखेंगे आप। फिर छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों, ट्राइबल एरियाज की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 244 और 275 के तहत। 7वीं में मैंने आपको बताया 3 लिस्ट हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, आर्टिकल 246। इसका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, आर्टिकल 246, 2 2 4 2 3 6, तो 3 सूची और 2 3 6, इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रखेंगे, आर्टिकल 246। 8वीं में भाषा की बात की गई है। भारत में इस समय 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। ठीक है, पहले 14 थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। फिर 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। और जो अन्य थी वो पहले से थी, असमिया, बंगाली, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मराठी, ये 22 भाषाएं हैं, आपको ध्यान रखनी होंगी। 9वीं अनुसूची से रिलेटेड आर्टिकल 31 भी है, सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बनाई इसलिए गई क्योंकि उस समय लैंड रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, लेकिन जो बड़े बड़े भूमिपति थे ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कह दिए कि देखो भाई, संपत्ति का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है। उस समय संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट होता था। खैर, इस पर हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन संसद ने संविधान संशोधन किया और 9 शेड्यूल बना दिया और इसमें कहा गया कि इसमें जो जो कानून जाएंगे उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ा गया है और इस समय के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। लेकिन IR कोहलियो 2007 केस आया, इसमें कहा गया कि देखो भाई 1973 के पहले, और ये 1973 बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट का एक तरीके से सन है, इसमें केशवानंद भारती केस आता है और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात होती है। तो IR कोहलियो केस में कहा गया कि 1973 के पहले जो जो कानून डाले गए इसके भीतर, 9 शेड्यूल के भीतर, चलो कोई बात नहीं, लेकिन 1973 के बाद जो जो कानून डाले गए और अगर वो संविधान से तालमेल नहीं खाते हैं तो उनको भी असंवैधानिक करार दिया जाएगा। तो 1973 एक कट ऑफ डेट रख दी गई IR कोहलियो केस के द्वारा। फिर 10 शेड्यूल में हम लोगों ने दल बदल की बात की थी, दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं हम लोग, दल बदल कानून की बात करते हैं। ठीक है, जैसे
52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसको हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, किस तरीके से पार्लियामेंट डिग्रेड हो रहा है, हम लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है इसको। लेकिन इसको मैंने याद कैसे किया था, जैसे मैं तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनकी जो जर्सी का नंबर होता है 10, ठीक है, तो वो 10 नंबर की जर्सी पहन के बल्ला लेके दौड़ रहे हैं, जो दल बदल करके बदतमीजी किया उनको बल्ला से मारा जाएगा, ठीक है। तो इस कहानी के फॉर्मेट में हमने याद किया तो मुझे याद हुआ था। 11 पंचायत और 12 म्यूनसिपैलिटी, और ये दोनों 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़े गए हैं, और इन पे हम लोग को बहुत डिटेल में बात करनी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वाला। हम लोगों ने 22 भाषाएं संविधान में 8वीं अनुसूची में पढ़ी, लेकिन संस्कृति मंत्रालय कल्चरल मिनिस्ट्री ने कुछ अन्य भाषाओं को सांस्कृतिक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जिसे क्लासिकल लैंग्वेज कहा जाता है, और ये सभी लैंग्वेजेस हमारी 22 भाषाओं का भाग है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहला दर्जा पाने वाली भाषा थी तमिल, संस्कृत नहीं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फिर तेलुगु, तमिल, तेलुगु, संस्कृत फिर आती है, फिर मलयालम, कन्नड़, और अभी लेटेस्ट जोड़ी गई है ओरिया या उड़िया। क्लियर? तो हमको ध्यान रखना है सबसे पहले तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ या उड़िया। तो ये 6 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। इसका क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया ये है कि इनके जो प्रारंभिक ग्रंथ है वो 1500 से 2000 वर्ष पुराने हों, ठीक है, प्राचीन साहित्य का हिस्सा हो, जिसे बोलने वाले लोगों की पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत समझा जाता है, कि बहुत मूल्यवान चीज़ें, ठीक है। इनका जो पूरा लिटरेचर है बहुत ही वैल्यूएबल है। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है। इनका जो पूरा लिटरेचर है वो आधुनिक भाषा और साहित्य से भिन्न है, इसलिए इसके बाद के रूपों के बीच असमानता भी हो सकती है। साहित्यिक परंपरा में मौलिकता हो। तो ये चारों आधार हम लोग को इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज पूरे फैक्ट्स को कवर किया है। आज की क्लास बहुत ही फैक्चुअल थी, ठीक है, लेकिन आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।